हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ा है। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें है प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग इसमें क्या होता है? वृषण या टेस्टिस। और मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जननांग क्या होता है? अंडाशय। इसमें सहायक जननांग कौन कौन होते हैं? वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्र वाहिनियाँ, शीशन। और सहायक ग्रंथि कौन सी होती है? प्रोस्टेट तथा काउपर ग्रंथि। ठीक है, तो ये हमने देख लिया भाई नर जनन तंत्र में हमें किन किन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक जननांग वृषण के बारे में पढ़ेंगे। मानव में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। वृषणों की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी। प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं। मतलब कि जब कोई माता के गर्भ में जब कोई नर शिशु होता है, वो भ्रूणीय अवस्था में होता है, तो उसमें जो वृषण होते हैं वो उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं, लेकिन भ्रूणीय परिवर्धन के 7वें माह में। लेकिन जब वो शिशु, जो नर शिशु है, वो 7वें माह में पहुंच जाता है, तो ये उदरीय गुहा से वक्षण नाल से होते हुए वृषण कोश में आ जाते हैं। मतलब कि जब नर शिशु माता के गर्भ में होता है, तो जब उसके जो वृषण होते हैं उदरीय गुहा में होते हैं, लेकिन जब वो भ्रूण है, नर शिशु का भ्रूण है, वो माता के गर्भ में 7वें माह में पहुंच जाता है, तो ये वृषण उदरीय गुहा से वक्षण नाल से होते हुए किस में आते हैं? वृषण कोश में आ जाते हैं। जैसे कि डायग्राम में ये वृषण उदरीय गुहा में होते हैं, बाद में ये वक्षण नाल से होते हुए इसमें आ जाते हैं, इस वृषण कोश में आ जाते हैं। ये वृषण है, ये यहाँ पे आ गया है, वक्षण नाल से होते हुए वृषण कोश में आ जाती है। ये वृषण कोश है, ये गुबेरोनुकुलम तंतुओं द्वारा इससे जुड़े हुए रहते हैं। वृषण कोश से वृषण कोश से गुबेरोनुकुलम तंतुओं द्वारा जुड़े हुए होते हैं। डायग्राम में दिख रहा है ना, ये वृषण है, ये वृषण कोश है। तो वृषण कोश से किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? गुबेरोनुकुलम तंतुओं या स्नायु के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। वृषण किसके द्वारा वृषण कोश में आते हैं? वक्षण नाल के द्वारा किस में आते हैं? वृषण कोश में आते हैं। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में ये कहाँ होते हैं? उदरीय गुहा में, लेकिन बाद में किस में आ जाते हैं? वृषण कोश में। एलिफेंट और व्हेल, हाथी और व्हेल में जो वृषण है वो उदरीय गुहा में उदर में उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनके शरीर का तापमान कैसा होता है? कम होता है, जिसके कारण वृषण हमेशा उदरीय गुहा में उपस्थित होते हैं। रैट और बैट में, चूहे और चमगादड़ में ये वृषण होते हैं, वो उदरीय गुहा से बाहर आते हैं। जनन काल में उदरीय गुहा से बाहर आ जाते हैं, एंड जनन काल पूरा होता है तो ये वापस उदरीय गुहा में चले जाते हैं। मतलब कि जब जनन काल होता है रैट और बैट में, तो ये वृषण उदरीय गुहा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब इनका जनन काल पूरा हो जाता है तो वापस उदरीय गुहा में चले जाते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई कितनी होती है वृषण की? 4 से 5 सेंटीमीटर तक, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। आकृति इनकी कैसी होती है? अंडाकार। यदि आप मानव में बात करें, मानव में वृषण बाह्य उदरी होते हैं, मतलब कि उदरी गुहा से बाहर होते हैं, बाह्य उदरी होते हैं। इनके शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और वृषण कोश का तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है। यदि मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री है, तो इनका 2 से कम होएगा, मतलब कि 34 डिग्री या 35 डिग्री होएगा। इस कारण ये वृषण है वो उदरीय गुहा से बाहर होते हैं, क्योंकि इनके शरीर का टेम्परेचर के लिए कम तापमान चाहिए होता है, लेकिन तापमान हमारा 37 डिग्री होता है, इस कारण ये बाहर पाए जाते हैं। वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु जो कि मेल गैमेट्स, नर युग्मक होते हैं, और नर सेक्स हार्मोन सिक्रेट्स करना। नर सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। वृषण के 2 मुख्य कार्य होते हैं, नर युग्मकों का निर्माण और मेल सेक्स हार्मोन सिक्रेट्स करना, जो कि कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये सारी बातें वृषण के बारे में। एक जोड़ी वृषण होते हैं भ्रूणीय अवस्था में, उदरीय गुहा में होते हैं, लेकिन जब भ्रूणीय अवस्था के 7वें माह होते हैं तो भ्रूणीय उदरीय गुहा से कहाँ जाते हैं? वक्षण नाल से होते हुए वक्षण कोश में आ जाते हैं। और ये वृषण है, इसके सहायता से लटके हुए रहते हैं उदरीय गुहा में, वृषण रज्जु की सहायता से। वृषण रज्जु है, ये सहायता से इसमें लटके हुए रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
वृषण को घेरे हुए परतें, मतलब वृषण को घेरे हुए कितनी परतें होती है? 3 होती है। टूनिका वेजाइनलिस, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेस्कुलस। जैसे कि डायग्राम है, दिख रहा होगा आपको ये डायग्राम। ये वृषण की कैसी है? अनुदैर्घ्य काट है, मतलब कि अनुदैर्घ्य। ट्रांसफर तो यूँ होती है, यूँ काटना किसी चीज़ को, और अनुदैर्घ्य यूँ लंबवत काट है। तो ये वृषण की अनुदैर्घ्य काट है। इसमें जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये डॉटेड वाली, ये कैसे? टूनिका वेजाइनलिस, सबसे बाहर वाली परत है। टूनिका वेजाइनलिस के अंदर है टूनिका एल्बुजिनिया। टूनिका एल्बुजिनिया के अंदर की ओर है टूनिका वेस्कुलेसा। तो वृषण को घेरे हुए 3 परतें होती है। वृषण को घेरे हुए 3 परतें होती है। टूनिका वेजाइनलिस जो सबसे बाहर की होती है, टूनिका एल्बुजिनिया जो उसके अंदर की ओर होती है, टूनिका वेस्कुलेसा जो सबसे अंदर की ओर होती है। तो ये 3 परतें किसको घेरी होती है? वृषण को। ट्यूनिका एल्बुजिनिया भीतर की ओर धंस कर वृषण को 250 कोष्ठों में विभक्त करती है, और इन कोष्ठों को वृषण कोष्ठ कहते हैं। मतलब कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये अंदर की ओर धंसती है, और जो वृषण है इसको कोष्ठों में बांट देती है। ये जो कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे एक वृषण में 250 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया सबसे महत्वपूर्ण परत होती है, जो कि अंदर की ओर धंसती है और वृषण को कोष्ठों में बांट देती है, और इन कोष्ठों को क्या बोलते हैं? वृषण कोष्ठ। ठीक है। प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती है, और इन नलिकाओं को शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। आपने अभी देखा है कि ये वृषण कोष्ठ है, और इन वृषण कोष्ठ में 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया गया। 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती है, और इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। शुक्र जनन नलिकाएं। वृषण शुक्र जनन होते हैं, वो वृषण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। अब है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ शुक्रजन नलिका। जैसे कि शुक्रजन नलिका का अनुप्रस्थ काट के दिखाया गया है। शुक्रजन नलिका के सबसे बाहर की ओर परत पाई जाती है ट्रूनिका प्रोप्रिया, उसके अंदर की ओर जनन उपकला, और सबसे अंदर की ओर शुक्रजनन कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए गोल गोल संरचना ये कैसी है? छोटी जो कोशिकाएं हैं वो शुक्रजन नलिकाएं, और बीच में ये जो बड़ी संरचना है ये कौन सी है? सर्टोली कोशिकाएं। तो शुक्रजन नलिका से किसका निर्माण होता है? नरजनन कोशिका, और नरजनन कोशिका से किसका निर्माण होता है? शुक्राणु। जैसे शुक्रजनन कोशिकाएं द्विगुणित होती है, इससे किसका निर्माण हुआ? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का, इसमें फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ। इससे शुक्राणु पूर्व का, और इससे शुक्राणु का। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब है सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या है? ये क्या काम करती है? ये शुक्राणु को पोषण देती है और हार्मोन का स्त्रवण करती है। कौन से हार्मोन का स्त्रवण करती है? एबीपी। एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसका फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रवण करती है, और इनहिबिन हार्मोन का भी स्त्रवण करती है। आपसे पूछा जाए सर्टोली कोशिकाएं कौन सी 2 हार्मोन का स्त्रवण करेंगी, तो आप कहेंगे एबीपी और इनहिबिन। ठीक है। वृषण को घेरे हुए 3 परतें होती है, टूनिका वेजाइनलिस, टूनिका एल्बुजिनिया, टूनिका वेस्कुलेसा। अब आगे है, एक वृषण में लगभग 750 शुक्रजनन नलिका उपस्थित होती है। मतलब कि जो एक वृषण होता है, कोष्ठों की संख्या तो होगी 250, लेकिन उनमें शुक्रजनन नलिकाओं की कितनी होगी? 750। अब ये लेडी कोशिका। लेडी कोशिका क्या होती है? जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है, जिसे कि एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। अभी आपने शुक्रजन नलिकाओं के पढ़ा है। जो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, इनके बीच में कोशिकाएं पाई जाती है। तो शुक्रजन नलिकाओं के बीच में जो कोशिकाएं पाई जाती है, इनको बोलते हैं लीडी कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं, जो कि क्या काम करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती है। सभी शुक्रजनन नलिकाएं वृषण जालक में खुल जाती हैं। ये शुक्रजन नलिकाएं ये किस में आके खुल रही है? इस वाले भाग में खुल रही है। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? वृषण जाल। वृषण जालक में 15 से 20 नलिकाएं निकलते हैं, और शुक्राणु को लेकर आदि वृषण के कैफुट भाग में प्रवेश करती है, और इन नलिकाओं को शुक्र वाहिनिकाएं कहते हैं। ठीक है। ये वृषण जालक है, इसमें 15 से 20 नलिकाएं खुलती है, और ये क्या करती है? शुक्राणुओं को लेकर कहाँ जाती है? ये वाला भाग जो दिखता है, ये वाला भाग किसका है? अधिवृषण का। इस भाग में प्रवेश करती है, कैफुट भाग में। अब इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनिकाएं। ये वाला जो भाग है ये किसका है? अधिवृषण का। ये वाला भाग है वृषण का। अधिवृषण के 3 भाग होते हैं, कैपुट अधिवृषण, सबसे ऊपर वाले भाग को कैपुट अधिवृषण, बीच वाले को कॉर्पस अधिवृषण, नीचे वाले को कोडा
अधिवसन। ठीक है, एक बार वापस मैं इसके डायग्राम के बारे में बता देती हूँ। आज अपने केवल प्राथमिक जन्नांग वृषण के बारे में पढ़ा है। वृषण को घेरे हुए 3 परतें होती है, ट्यूनिका वेजाइनली सबसे बाहर की ओर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया उससे अंदर की ओर, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो अंदर की ओर धंसकर वृषण को कोष्ठों में बांट देती है। इन कोष्ठों को बोलते हैं वृषण कोष्ठ, और लगभग इन कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 250। और इन वृषण कोष्ठों में 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। नलिकाओं को क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। और ये जो शुक्र नलिका चालक में खुले से बोलते हैं वृषणनाल। और वृषणनाल से सारी नलिकाएं शुक्राणु को लेकर अधिवृषण के कैपुट भाग में खुलती है। कैपुट अधिवृषण में बोलते हैं। इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिकाएं। इससे जो आगे के टॉपिक है वो हम अपनी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।